गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पुरापाषाण काल के अंतिम चरण उच्च पुरापाषाण काल या उत्तर पुरापाषाण काल अर्थात अपर पैलियोलिथिक एज का अध्ययन करेंगे। एक्चुअली में मानवीय इतिहास के विकास के क्रम में यह युग बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से विश्व के संदर्भ में देखें चाहे भारत के संदर्भ में देखें, ये काल कला के इतिहास के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण काल है और मानवीय कला का आरंभ जो है वो हमें इसी दौर से दिखाई देता है। अर्थात स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है क्वेश्चन बनने की आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत कि इतिहास के किस कालखंड में सर्वप्रथम मानवीय कला का उद्भव हुआ। तो मानवीय कला के उद्भव के दृष्टिकोण से उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, जिसको उत्तर पुरापाषाण काल भी कहा जाता है, उसका नाम आता है। यदि हम सबसे पहले इसके समय विस्तार पर दृष्टिकोण करें तो इसका जो समय आरंभ होता है वो 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये प्लाइस्टोसिन एज जो कि हिमयुग था उसका अंतिम दौर भी था। और जैसे ही इतिहास में उच्च पुरापाषाण काल समाप्त होता है, प्लाइस्टोसिन एज भी समाप्त हो जाता है। अर्थात यह काल प्लाइस्टोसिन एज की समाप्ति के साथ भी जुड़ा हुआ है। यदि यूरोप और भारतीय संदर्भ में भी देखा जाए तो इस काल की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस काल में निएंडरथल मानव प्रजाति जो कि मध्य पुरापाषाण काल में प्रचलित थी, वो प्रजाति विलुप्त हो जाती है और इसी उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव, जिसे कि क्रो-मैग्नन कहा जाता है, जो आज का मानव है, उसकी प्रजाति जन्म लेती है लगभग 40,000 वर्ष पूर्व। अर्थात क्वेश्चन बहुत सारे इस अपर पैलियोलिथिक एज से बनते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि 1970 तक उच्च पुरापाषाण काल के बहुत ज्यादा स्थल भारत से नहीं मिले थे, लेकिन हाल ही में जो उत्खनन हुआ है उसमें काफी सारे उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल लगभग पूरे भारत में खोजे गए हैं। लेकिन यदि सबसे पहले उच्च पुरापाषाण काल के स्थल की खोज की बात की जाए तो इसमें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो एक बार से फिर से अग्रणी रहे, जिन्होंने कुर्नूल जिले की बिल्ली सुरगम गुफाओं से सर्वप्रथम भारत में उच्च पुरापाषाण कालीन औजारों को प्रकार किया। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो इस काल के औजारों के निर्माण की तकनीक है उसको मैग्डालेनियन कहा जाता है। जिस प्रकार मध्य पुरापाषाण काल के औजार की तकनीक को लेवलॉइस तकनीक कहा जाता है, वही उच्च पुरापाषाण काल के औजारों की तकनीक को मैग्डालेनियन कहा जाता है। ये हमेशा याद रखना, अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब किसी काल विशेष से रिलेटेड जो औजार या टूल्स के निर्माण की टेक्निक उसको पूछ लिया गया है। इसी प्रकार कैमियार्ड जो हैं उन्होंने भी भारत के दक्षिणी पूर्वी तट से उच्च पुरापाषाण कालीन औजारों को प्राप्त किया था। और फिर भारत के महान आर्कियोलॉजिस्ट एच.डी. सांकलिया ने महाराष्ट्र में वर्धा जिले से इनको बड़े पैमाने पर प्राप्त किया था। और उसके बाद तो लगातार भारत के विभिन्न भागों से उच्च पुरापाषाण कालीन जो हैं औजार प्राप्त होते रहे हैं। देखिए, यदि उच्च पुरापाषाण कालीन को मैप के माध्यम से समझें तो संघाय और रिवात जो हैं वो पाकिस्तान में पड़ते हैं। अर्थात अब उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल जो हैं वो लगभग सभी भारत के सभी भूभागों से मिल रहे हैं। रोहिणी पहाड़ी सिंध में पड़ती है पाकिस्तान में, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बीजापुर और शोलापुर महाराष्ट्र में है। कुर्नूल गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ से पहली बार हड्डी के बने हुए उपकरण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश में है और सिंहभूम जो है वो झारखंड में है और रेनीगुंटा ये भी आंध्र प्रदेश में। अर्थात लगभग पूरे भारतीय महाद्वीप से उच्च पुरापाषाण कालीन औजार हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये मध्य पुरापाषाण कालीन जैसी स्थिति नहीं है जहां पर उत्तर में औजार कम मिल रहे थे,
और दक्षिण में औजार ज्यादा मिल रहे थे। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आ गई कि आप देख रहे हैं कि उच्च पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं उनका आकार छोटा और पतला हो गया है। और जो इस काल के निर्माण की तकनीक थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निम्न पुरापाषाण काल के औजार की तकनीक कोर तकनीक कही जाती है। क्या कही जाती है? कोर तकनीक। मध्य पुरापाषाण के औजार की तकनीक क्या कहलाती है? शल्क तकनीक। क्या कहलाती है? शल्क। मध्य पुरापाषाण के क्या कहलाती है? शल्क। लेकिन जो उच्च पुरापाषाण काल की तकनीक है उसको कहा जाता है ब्लेड तकनीक। ब्लेड्स, ये ब्लेड्स थे पतले पतले, और इन्हीं ब्लेड्स से ये अपने औजारों का निर्माण करते थे। ब्लेड वास्तव में एक ऐसा पाषाण का टुकड़ा होता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगने से ज्यादा होती है, तो उसको ब्लेड कहा जाता है। इसी कारण जो उच्च पुरापाषाण काल की जो तकनीक है उसको ब्लेड ब्यूरियन तकनीक कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्लेड ब्यूरियन तकनीक का संबंध किस पाषाण काल के औजारों से है, तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा? उच्च पुरापाषाण काल। देखिए, भारत के विभिन्न स्थानों पर जो पाषाणकालीन स्थल है वो प्राप्त हुए हैं। यदि पाकिस्तान से ही देखें तो रिवात, संघाओं की गुफा, रोहिणी पठार, माइलस्टोन 101, ये माइलस्टोन 101 और रोहिणी पठार दोनों सिंध में। राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर से उच्च पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं, लेकिन थार के रेगिस्तान से बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं होते। तो कुछ पुरातत्ववेत्ताओं की मानता है कि जो धीरे धीरे शुष्कता बढ़ रही थी राजस्थान के क्षेत्र में, उसकी वजह से मनुष्य ने इस क्षेत्र में प्रवास करना थोड़ा कम कर दिया था। हरियाणा में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मंगलबानी है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और चौपानी मांडो है, मध्य प्रदेश में सीधी जिले में सोन नदी के किनारे बागोर है, बिहार में मुंगेर जिले में पैसरा है, झारखंड में छोटा नागपुर और राजमहल पहाड़ियां और दामिन क्षेत्र है, बंगाल में कोई भी जो है वो उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल नहीं मिला है, लेकिन त्रिपुरा और बांग्लादेश में उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश में फिर से कुरनूल की गुफाएं, चिंतामणि, रेणीगुंटा से भी हमें काफी सारे उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल प्राप्त होते हैं, जिसमें कि जो कुरनूल है ये विशेष महत्व रखता है, या क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमें हड्डी से बने हुए उपकरण प्राप्त होते हैं। अर्थात उच्च पुरापाषाण काल में बहुत बड़ी विविधता सामने आती है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे कि भारत के संदर्भ में उच्च पुरापाषाण काल की 4 महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखा जा सकता है। क्या है 4 महत्वपूर्ण विशेषता? इसमें उपकरण बनाने की मुख्य सामग्री लंबे स्थूल प्रस्तक फलक होते थे, अर्थात पत्थर से बने हुए लंबे लंबे ब्लेड्स जो थे वो इस काल की मुख्य सामग्री थे। उपकरण जो बनते थे उसमें नाना प्रकार के औजार बनते थे, लेकिन उसमें तक्षणी और खुरचनी, स्क्रैपर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। और इंपॉर्टेंट कि पहली बार इस काल में पत्थर के समानांतर टूल्स के निर्माण के लिए हड्डियों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, और हड्डियों का इस्तेमाल भाले की नोक को बनाने के लिए, कपड़े को सिलने के लिए सुई के लिए, अलंकृत छड़ के लिए शामिल था। अर्थात पहली बार उच्च पुरापाषाण काल में अस्थि अर्थात हड्डी से बने उपकरण भी हमें नजर आते हैं, और इस प्रकार के हड्डी के उपकरण आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं में बड़े पैमाने पर मिलते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट विशेषता, पहली बार नक्काशी और चित्रकारी के रूप में कला का रूप हमें देखने को मिलता है। अर्थात सबसे पहले कला का जो दिग्दर्शन है वो हमें उच्च पुरापाषाण काल में नजर आता है।
अब आती है बात उच्च पुरापाषाण कालीन कला की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उच्च पुरापाषाण काल मानवीय कला की दृष्टि से पहला काल है, और मानवीय कला का जो आरंभ है वो उच्च पुरापाषाण काल से ही माना जाता है। और मानवीय कला के दिग्दर्शन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में होते हैं। पहला है शैल चित्रकला, रॉक आर्ट। और रॉक आर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण प्राप्त होते हैं इस काल के, उच्च पुरापाषाण काल के, वो भीमबेटका के शैल चित्र हैं। भीमबेटका, जैसा कि आप जानते हैं, कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और वीएस वाकड़कर के द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई थी, और वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड साइट का दर्जा इनको प्राप्त है। यहाँ की गुफाओं में लाल और सफेद और कभी कभी पीले रंग से बने हुए चित्र मिलते हैं। वैसे जब मैं आपको शैल चित्रकला पढ़ाऊंगा तो फिर मैं शैल चित्रकला के अंतर्गत पूरा विस्तृत ढंग से जो भारत की रॉक आर्ट है उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी जो है उसको हम शॉर्ट में देख रहे हैं। जानवर कैसे मिलते हैं, बाइसन है, हिरण है, जंगली सूगर है, हाथी है। मानवीय आकृतियां कैसी नजर आती हैं, शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए। तकनीक क्या है, प्राकृतिक खनिज रंग है। जो प्रकृति में वहां पर पहाड़ी पूरा इलाका था, जो गेरू मिलता था, रायड ऑक्साइड मिलता था, उन्हीं से वो अपने कलर्स का निर्माण करते थे। और उन कलर्स को जो जिन प्राकृतिक गुफाओं में वो निवास करते थे, उन्हीं प्राकृतिक गुफाओं में जब उनका आराम करने का वक्त होता था तो अपनी वो चित्रकारी किया करते थे। तो यहीं से मानवीय कला का जो उद्गम हुआ। देखिए, कला का दूसरा रूप जो है वो इंग्रेविंग्स है, रेखांकन है, जिसको दूसरे शब्दों में पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ एक्चुअली में होता यह है कि कोई, जैसे कि मैंने बताया कि बोअर और पॉइंट, बहुत तीक्ष्ण मनुष्य ने पाषाण उपकरणों का निर्माण किया था। चित्रकला में तो वो दीवार पर रंग चलाया करता था पेंसिल से। पेंसिल क्या थी, उसके पास जो झाड़ियां होती थी, जो जानवरों के बाल थे, उन्हीं से ब्रश का निर्माण किया करता था। लेकिन पिक्टोग्राफ में, गोवा से प्राप्त पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ में क्या करता था, वो जो सख्त चट्टान होती थी उस पर वो खुदाई करता था, और खुदाई में कभी जानवरों के चिन्ह बनाता था, कभी वो समानांतर रेखाएं बनाता था, कभी धनुष बनाता था, कभी त्रिभुज बनाता था। बहुत सारी आकृतियां खोद खोद कर जो बनाता था चट्टानों पर, उसको पिक्टोग्राफ कहा जाता था, उत्कीर्णन कहा जाता था। और उसका भी पहली बार जो हमें अंकन मिलता है वो उच्च पुरापाषाण काल में मिलता है। तीसरा जो प्रकार था कला का इस दौर में, वो था अलंकरण एवं आभूषण। पहली बार इसी काल में हमें बहुत सारे मनके दिखाई देते हैं। और ये मनके कैसे थे? जो गले में पहने जाते थे। मन का मतलब एक छोटा सा गोल सा मोती जिसको बीच में से छेद दिया गया है, जिसमें से कोई धागा या कोई चीज को आर पार करके उसको गले में लटकाया जा सकता है। तो ये मनके जो थे वो हड्डियों से भी बने थे, और कई जगह वो शतुरमुर्ग के जो अंडा था उसके छिलके से भी बने थे। तो पहली बार जो सौंदर्य आभूषणों का जो मनुष्य का प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है वो उच्च पुरापाषाण काल से ही आरंभ हुआ है। अब बात आती है शतुरमुर्ग के अंडों पर कला। देखिए, जो उच्च पुरापाषाण काल था उसी में ही पहली बार मनुष्य ने कला के एक स्वरूप के तौर पर शतुरमुर्ग के अंडों पर अपना चित्रांकन आरंभ किया। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण आज भारत में शतुरमुर्ग नहीं मिलते हैं, लेकिन जो उच्च पुरापाषाण काल का समय था वहां पर शतुरमुर्ग थे और उनके अंडे भी होते थे। और अंडों का शेल चूंकि बहुत सख्त होता था तो उस पर इनग्रेविंग्स अर्थात अंकन किया जा सकता था। और ये वो मशहूर अंडे का छिलका है जो कि महाराष्ट्र में पटने से प्राप्त हुआ है, जिस पर मनुष्य ने आड़ी तिरछी रेखाएं खींच रखी हैं और उसको बनाया है, समानांतर आड़ी तिरछी रेखाएं बना के उसको बनाया है। तो ये जो अंडा है वो कहां से प्राप्त हुआ था? बहुत ही मशहूर ये शैल है शतुरमुर्ग के अंडे का, जिस पर इंग्रेविंग्स की गई है। और लेकिन इस प्रकार का जो पहला अंडा था वो कहां से प्राप्त हुआ था? वो 1860 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कैन नदी के प्राप्त हुआ था। लेकिन भारत का सबसे प्राचीनतम
जो शतुरमुर्ग का अंडा है जिस पर की चित्रांकन किया गया है वो राजस्थान में चंदे साल से प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि 40,000 वर्ष पूर्व निर्धारित हुई है। इसी प्रकार भीमबेटका में पटने से और रामनगर से शतुरमुर्ग के अंडों से बने हुए मनके भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मनके। और इन मनकों का निर्माण किस लिए होता था? आभूषण निर्माण के लिए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में लोहंदा नाला एक जगह है जहां पर एक हड्डी की टूटी फूटी एक आकृति प्राप्त हुई है, जिसको बहुत सारे पुरातत्व मात्र देवी की जो है वो प्रतिमा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक विश्वासों के उद्गम का जो आधार हमको नजर आता है वो भी उच्च पुरापाषाण काल में नजर आता है। इसी प्रकार भीमबेटका में चैल्स धनी से बनी तश्तरी भी प्राप्त होती है। अर्थात पहली बार कला के विभिन्न रूप हमें उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही नजर आते हैं। देखिए, कला का एक और नमूना है जो नजर आता है, वो आता है भीमबेटका की गुफा, जिसको कि ऑडिटोरियम कहा जाता है। उसमें कपों के निशान पाए गए जमीन के अंदर, पत्थरों के अंदर, अर्थात इनग्रेविंग करके ऐसे ऐसे छेद बनाए गए हैं पत्थरों के अंदर जिसमें कि आप कोई सामान रख सकें। और ये साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? भीमबेटका से। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो बाघोर नामक स्थल है वहां से उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल से कुछ विद्वान कहते हैं कि वेदिका का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत एक जटिल प्रकार की सामाजिक संरचना सामने आ रही थी, जिसमें कि कला और धर्म से संबंधित विश्वास और मान्यताएं हमको देखने को मिल रही थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि पुरापाषाण काल ही वह काल है जहां सबसे पहले मानवीय अवशेष प्राप्त होते हैं। देखिए, उच्च पुरापाषाण काल से पहले मध्य पुरापाषाण काल आया, मध्य पुरापाषाण काल से पहले निम्न पुरापाषाण काल आया, लेकिन वहां मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार तो मिलते हैं, लेकिन कोई उनकी हड्डियां नहीं मिलती, कोई उनका अस्थि पंजर नहीं मिलता, कोई भी उनके शरीर के ढांचा नहीं मिलता। लेकिन उच्च पुरापाषाण काल ही वह काल है जहां पर पहली बार मानवीय जो अवशेष थे उनके साक्ष्य मिलने लग जाते हैं। देखिए, भारत में जो सबसे पहला पुरापाषाण कालीन मानव खोजा गया था वो अरुण सोनकिया ने 1982 में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में हथनोरा के पास खोजा था। और ये वो मानव का कपाल खंड है जिसकी खोज अरुण सोनकिया ने की थी, और इसकी उम्र लगभग उन्होंने 50,000 वर्ष पूर्व की थी। तो ऑलमोस्ट ये उच्च पुरापाषाण काल से ही संबंध अवशेष है जिसकी खोज अरुण सोनकिया ने की थी। लेकिन उसके बाद कुछ और स्थल सामने आए हैं, जैसे कि ए.आर. सांख्यान ने नर्मदा नदी घाटी में ही 2 अन्य अवशेषों की खोज की, और जिनकी तिथि 3 लाख से 75,000 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई है। और ये तिथि भी कहीं ना कहीं हमारे मध्य पुरापाषाण काल की तरफ जा रही है। अब ये उच्च पुरापाषाण काल में नहीं जा रही, बल्कि मध्य पुरापाषाण काल में जा रही है। और 2001 में भारत का अभी तक का सबसे प्राचीनतम भौतिक अवशेष प्राप्त हुआ है, और वो प्राप्त हुआ था पी राजेंद्र को। पी राजेंद्र को तमिलनाडु के विलीपुरम जिले में ओडी नामक स्थान पर एक शिशु का पूरा कपाल खंड प्राप्त हुआ है, जिसकी अनुमानित तिथि 1,66,000 वर्ष है। अर्थात अब भारत के अंतर्गत मध्य पुरापाषाण काल से रिलेटेड के संबंध में अवशेष प्राप्त होने लग गए। आज से 20 या 40 साल पहले जब ये नर्मदा मानव की खोपड़ी की खोज अरुण सोनकिया ने की थी, तो ये पहला साक्ष्य था भारत में उच्च पुरापाषाण काल से रिलेटेड। लेकिन जो आज से 20 वर्ष पहले पी राजेंद्र ने खोज करी, अब भारत में भी जो मनुष्य के अस्थि अवशेष हैं उनकी तिथि मध्य पुरापाषाण काल में पहुंच गई है। मध्य
पुरापाषाण काल। अर्थात धीरे धीरे जैसे जैसे खोजें होती जा रही हैं, जैसे जैसे खोजें होती जा रही हैं, वैसे वैसे इतिहास जो है वो पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है। ये आपको इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब फिर से भी पूछे जा सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन मानवीय अस्थि अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है या किसने प्राप्त किया है। प्राप्त करने वालों में ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें सही आंसर होगा पी राजेंद्र। कहां से प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है, या वो किस कालखंड से रिलेटेड है, निम्न पुरापाषाण काल से, उच्च पुरापाषाण काल से या मध्य पुरापाषाण काल से। तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य पुरापाषाण काल, क्योंकि 1,66,000 अब नवीन आंकड़ों के हिसाब से मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो आपका ये आंसर सही होगा। तो हमने देखा कि कैसे हमने आज या इससे पहले पुरापाषाण युग को 3 युगों में विभाजित करके अध्ययन किया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल। इन तीनों कालों के विभाजन को समझा, उस दौर की जलवायु को समझा, उस दौर में जो मानव नवीन खोजें कर रहा है उसको समझा, और जो विभिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण वो यूज कर रहा है उससे संबंध में जो टेक्निक्स हैं उनको भी समझा। आज के बाद हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अनसॉल्व्ड नहीं रहेगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।